में वो थोड़ा सा लैग कर रहा है कहीं ना कहीं. Even if you are 95%, even if you are 98%, even if you are 99%, you get a CGPA of 10. That's it. Now we have students. Now हमारे पास students आते हैं. Most of the case में पूरा बैच CGPA 10 का होता है. 10 CGPA में बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगता है. इवन उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये सोचते हैं कि यार अपना बच्चा जो है ना वो बिल्कुल टॉप क्लास का है, ये तो टॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और जैसे ही बच्चा 11th की तरफ मूव करता है, एक मेजर फॉल बैक होता है वहाँ. 11th के बच्चे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इसको, या जो 11th से 12th के आए हैं उनको भी रिलेट कर पाएंगे. 11th में एक मेजर फॉल बैक होता है, और वहाँ पर एक जो पहला टेस्ट होता है, या जो मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, मोर देन 50% स्टूडेंट डिप्रेशन में पाए जाते हैं. मोर देन 50% पेरेंट्स आते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं, यार अपना बच्चा तो बहुत ही टॉपर था, पता नहीं क्या हो गया. होता है कि नहीं होता है सर? होता है. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे कि इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं. तो 10th तक की सिनेरियो ये है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. ओके, सो अगर हम 10th के बारे के बाद की बात करें, 10th में आपने कुछ ना कुछ कर लिया, 11th में आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम कंसिडर कर ली, 11th से फिर आप 12th गए. अब रियल कंफ्यूजन, रियल प्रॉब्लम आती है 12th के बाद. 11th और 12th तक बच्चा फिर भी एक सिस्टमेटिक जोन में है. उसको पता है कि चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया आइदर साइंस, आइदर PCM और PCB करना है उसको, और वो करता है. लेकिन 12th के बाद की चीजें जैसे आप आगे प्रमोट करना चाहते हैं, बिना कॉम्पिटिटिव बैरियर के उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकते, और यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट. अगर हम बात करें कि 12th के बाद ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस में इफ यू आर PCM, इंजीनियरिंग के ऑप्शंस होते हैं, PCB मेडिकल के ऑप्शन होते हैं, आपके पास कॉमर्स के ऑप्शंस भी, अगर आप 11th-12th में कॉमर्स ले आए, काफ़ी अच्छा फील्ड है वो. आर्ट्स भी है, और ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप आगे कर सकते हैं. आगे, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करूँगा. बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं यहाँ की स्थापना के कुछ सालों बाद और भी IITs आए, और एक टाइम के बाद एक 7 पुराने IITs का कंप्लीट जोन बन गया. और अगर मैं कुछ 7 IITs की बात करूँ तो आप जानते हैं आपके पास नजदीक में दिल्ली है, बॉम्बे है, गुवाहाटी है, रुड़की है, चेन्नई है, मद्रास, एवरीथिंग. दिस इज रेड. 7 पुराने IITs. उसके बाद नए भी ऐड हुए, मैं बात करूंगा उनकी. एक एक्ट पास हुआ था 1961 में, इसको IT एक्ट कहते हैं, और इस एक्ट के तहत IITs को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट 1961 के बाद एक बहुत ही मेजर फंडिंग लगाती है IIT पे. बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है IIT पे, जो IIT के रिसर्च क्वालिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बाकी कॉलेजेस से बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता है. और ये भी एक रीजन है कि ये इतने जल्दी इतना ज्यादा बूस्ट अप हो चुका है. ओके, अगर और भी बात करूंगा इसमें, तो ना ही अच्छी इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करता है IIT, ना ही अच्छे जस्ट इंजीनियर्स या रिसर्चर प्रोड्यूस करता है. ये रिसर्च सेंटर ही होता है. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं मेजरली बात करूं, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को ले ले, इवन बहुत टॉप प्राइवेट सेक्टर को भी आप ले लीजिए, इन सब के रिसर्च वर्क IIT के पास होते हैं. दे डेवलप, दे इनोवेट, और फाइनली दे हैंड इट ओवर टू द इंस्टीट्यूशन व्हिचएवर इट बिलोंग्स. करंटली हमारे पास 23 IITs की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो 7 तो पुराने IITs थे. 7 पुराने IITs के बाद 2008, 7, 8, 9 की बात है, जब 8 नए और IIT ऐड अप हुए, तो इन टोटल 15. IIT बनारस को भी कन्वर्ट किया गया रिसेंटली, IIT BHU कहा जाता है, तो उसको नॉइडेस IIT बनारस. करंट पार्ट इज 23 IITs आर करंटली रनिंग इन इंडिया. नेक्स्ट. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू प्ले अ वीडियो क्लिप. ये वीडियो क्लिप से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि IIT का जो फॉरेन रेपुटेशन है वो कैसा है. वीडियो. BBC में टेलीकास्ट हुआ, ऑलमोस्ट 2003-2004 की बात है. इसमें जो इस इंसान का इंटरव्यू दिखाया गया, जानते हैं उसको? कोई जानता है जिस इंसान का इंटरव्यू इस क्लिप में था? एनीवन? कोई नहीं? The person is Vinod Khosla. He is a graduate from IIT and he has founded Sun Microsystem in US. जावा जानते हैं लोग? जावा जानते हैं? सुना होगा CS में जावा. जावा is the contribution of this person. Sun Microsystem का contribution है जावा में. So he has actually innovated that problem. Okay. So let's move to the next slide. में पहुंचे कैसे IIT की बेसिक बातें तो होगी. जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप सब
ओवरऑल जानते हैं इसको कि आप सीबीएसई बोर्ड पहले कंसिडर करते हैं, क्लास 12 को क्लियर करना पड़ता है आपको। उसके बाद जो पहला स्टेप है दैट इज जेई मेन। जेई मेन के बाद दूसरा स्टेप जेई एडवांस। कैसे ये दूसरा स्टेप होता है वो मैं बात करूंगा अभी। एंड देन इफ यू क्लियर जेई एडवांस देन यू आर अलाउड टू गेट इनसाइड द आईटीज, और फिर आप आईटी तक पहुंच पाते हैं। इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो एग्जाम आईटी के लिए लिया जाता है दैट एग्जाम इज नोन एज जेई, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेई का कॉन्सेप्ट वैसे पहले से रहा है, बट 2013 में एक वर्डिक्ट के अनुसार जेई को मर्ज कर दिया गया। जेई इज नॉट टू टायर एग्जामिनेशन। इस समय जेई मेन और एडवांस दो डिफरेंट एग्जामिनेशन क्लासिफाई किया गया, और कॉन्सेप्ट ये था कि एक नेशन में एक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हुई थी, जैसा आप नीट के बारे में जानते हैं, आपको बताया भी जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से इस एग्जाम को प्रमोट किया गया in order to just inculcate all the engineering colleges across the India. So most of the case में most of the engineering colleges हमारे पास inculcated है JEE मेन और एडवांस में, और 2018 के वर्डिक्ट के अनुसार ये चीज और भी ज्यादा एलेबरेट हो जाएगी, उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट JEE मेन। JEE मेन CBSE के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम होता है। ये अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक में होता है। दिस इज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का एग्जामिनेशन है ये। JEE मेन 3 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेस्ड एग्जामिनेशन है। इन टोटल 11th और 12th के मिला जुला के पूरे चैप्टर्स या पूरे सिलेबस इसमें आते हैं। JEE मेन की रैंकिंग को दो तरह से यूज किया जाता है। पहला यूज तो NIT, ट्रिपल IITs और ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, और दूसरा यूज